वेलकम टू द गूगल क्लास। फर्स्ट ईयर आपको पता है पिछले लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ जो है वो कर रहे थे और ऑलमोस्ट 11 एमसीक्यूज़ जो है वो हम कर चुके थे। आज शुरू करेंगे नंबर 12 से। नंबर 12, व्हेन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कंडक्ट करंट in one direction but not through other direction of the crystal, this property is। अब 12 नंबर आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस की जा रही है जिसमें वो करंट कंडक्ट करते हैं सिर्फ एक डायरेक्शंस। तो पूछते हैं इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो स्टूडेंट आप पढ़ के आए हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका डायरेक्शन से ताल्लुक़ होता है और इस फिनोमेना को हम एनआइसोट्रॉपी बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो पूछी गई है ये जवाब है जी एनआइसोट्रॉपी। एक दफ़ा फिर देख लें नंबर 12 को। क्रिस्टलाइन सॉलिड जब एक डायरेक्शन में करंट को पास करे जबकि दूसरी डायरेक्शन में करंट को पास न करे, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो जवाब है जी एनआइसोट्रॉपी। स्टूडेंट यहाँ पे एक मुख्तलिफ चीज़ जो है यहाँ पे आई हुई है वो भी देख लें जो कि आपने शायद पहले डिस्कस की हो या ना की हो। यहाँ पे आपको आइसोट्रॉपी ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आइसोट्रॉपी शायद आपने ना पढ़ा हो। आइसोट्रॉपी एन आइसोट्रॉपी के उलट है, अपोजिट। एन आइसोट्रॉपी अभी हमने पढ़ा है कि इसमें डायरेक्शन का ताल्लुक आता है और सॉलिड की ऐसी प्रॉपर्टियाँ हो जिनका डायरेक्शन का ताल्लुक ना आता हो, फिर उसको हम आइसोट्रॉपी बोलते हैं। आइसोट्रॉपी। लेकिन इस वक्त हम आइसोट्रॉपी नहीं पढ़ रहे बल्कि इस वक्त हम एन आइसोट्रॉपी को पढ़ रहे हैं। तो ये तो एक फालतू चीज़ आपको बता दी है कि आइसोट्रॉपी कैसे कहते हैं। अब नीचे रह गया जी एलोट्रॉपी। ये एलोट्रॉप होते हैं ऑक्सीजन के O2 एंड O3 फिर सल्फ़र के हैं, फिर आइसोमॉर्फिज्म। ये सब कुछ आपने पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है 12 इसका आंसर है एन आइसोट्रॉपी। अब 13 पे जाते। 13 में देखें, क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एट इट्स। यानी सब्सटेंस जो है उसके क्रिस्टल को एग्जिस्ट हो सकते हैं, यानी दो हालतें एक ही स्टेट पे रह सकती हैं आपस में। अब ये कौन सा पॉइंट है जी जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की दो फॉर्म आपस में को एग्जिस्ट कर सकती हैं? तो स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है, याद होगा आपको, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की दो फॉर्म को एग्जिस्ट कर सकती हैं। यानी ना तो ये बॉयलिंग पॉइंट है ए वाला, ना बी वाला मेल्टिंग पॉइंट है, ना डी वाला हीट ऑफ फ्यूजन है, बल्कि आंसर इसका आएगा ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पे जाते हैं नंबर 14। अब 14 में आए हुए जी क्रिस्टल लैटस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। क्रिस्टल लैटस जो है ये पार्टिकल की अरेंजमेंट है। अब वो पार्टिकल की अरेंजमेंट क्रिस्टल लैटस किस फॉर्म में होती है? तो आपको पता है कि क्रिस्टल लैटस तो 3 डायमेंशन फॉर्म में होती है। तो आंसर तो लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, 3 डायमेंशन। ना तो 4 डायमेंशन है, ना 2 डायमेंशन है, ना 1 डायमेंशन है। क्रिस्टल लैटस जो है उसकी अरेंजमेंट किधर होती है जी? 3 डायमेंशन। ये इसका आंसर है। तो उसका मतलब ये है कि MCQs हमने कर लिए जी 14। तो सेक्शन ए एक्सरसाइज का, सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज का सेक्शन ए जो कि MCQs है वो इसमें 14 थे, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्शन ए तो ख़त्म है। अब हम जाएंगे सेक्शन बी की तरफ और सेक्शन बी में
हमने सॉल्व करने शॉर्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह तो हल नहीं होंगे। लाजमी बात है आपने पूरा चैप्टर मेरे साथ डिस्कस किए हुए, तो आप जहन में पूरा चैप्टर दोबारा लेके आएंगे। इसलिए कि अगर क्लास होती तो मैं क्लास में डेफिनेटली, चूँकि मैंने पढ़ाया हुआ है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं दोबारा वही चैप्टर दोबारा आएगा तो रिपीट होगा। तो अगर आप लोग क्लास में होते तो मैं तो ज़ाहिर है आपसे पूछता कि बताएं जी आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ख़ुद ही रिकॉल करता जाऊँगा, लेकिन आपने थोड़ा सा जहन में जो है वो विजुअलाइज़ करना है, क्योंकि चैप्टर पढ़ा हुआ है। चैप्टर को शुरू से जहन में लें, रिफ़्रेश करें मेमोरीज, तो सवाल भी तब समझ आएगा, जवाब भी तब समझ आएगा। मिसाल के तौर पे नंबर 1 है जी शॉर्ट क्वेश्चन। अब नंबर 1 जो है इसमें देखें आपके पास सवाल क्या आए हुए हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म यूनिट सेल। यूनिट सेल की टर्म जो है ये एक्सप्लेन करें, और फिर क्रिस्टल लैटस की टर्म को एक्सप्लेन करें। अब स्टूडेंट यूनिट सेल आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बनता है, इनको हम यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपको याद कर रहा हूँ तो सोडियम क्लोराइड जो है वो तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के मिलने से बनता है, लिहाजा ये फिर यूनिट सेल कहलाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि यूनिट सेल क्या है, तो जवाब होगा जी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो छोटे छोटे पॉइंट के मिलने से बनता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बनता है, जो कि एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम यूनिट सेल कहते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो यूनिट सेल छोटे छोटे पार्टिकल जब मिलते हैं जो बड़ी लार्ज अरेंजमेंट बनती है, तो उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो दोनों बातें होंगी। तो जो छोटे छोटे पॉइंट मिलते हैं और बड़ा एक अरेंजमेंट बनती है, तो छोटे पॉइंट को यूनिट सेल बोलते हैं, और बड़ी जो अरेंजमेंट बनती है उसे क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो ये तो एक डिटेल आ गई जी। अब ज़रा यूनिट सेल को सिर्फ और डिटेल में अगर हम देखें, तो यूनिट सेल आपको पता है इसकी 3 लंबाइयाँ होती हैं, ABC, जिन्हें 3 एक्सेस भी कहते हैं, XYZ, और 3 एंगल्स होते हैं इनके दरमियान, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो याद आ गया होगा, ये उसकी स्ट्रक्चर है। जैसे चीनी का दाना, क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होती है, ये उसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। है तो शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन आप इस पर बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक क्यों है? एनआइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्शन से ताल्लुक़ होता है। ये ऐसा क्यों है? एक डायरेक्शन से यानी बिजली पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, लाइट पास करेंगे, दूसरी डायरेक्शन से उस मैग्नीट्यूड से नहीं करेंगे, शायद करेंगे ही नहीं, या अगर करेंगे तो मैग्नीट्यूड वो नहीं होगा, यानी कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे लेकिन उस मैग्नीट्यूड से पास नहीं करेंगे। तो ये डायरेक्शन का ताल्लुक क्यों है? तो जवाब है जी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की ख़ास अरेंजमेंट है, और उसकी जो ख़ास अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक साइड से बिजली कंडक्ट करना अलाउ करती है, दूसरी साइड से नहीं करती। मिसाल के तौर पे ग्रेफाइट में जाएं तो वो पैरेलल लेयर से बनता है आपस में। तो पैरेलल लेयर में बिजली तो स्टूडेंट पास होगी, हीट भी पास होगी, लेकिन अगर आप कहें कि पैरेलल में ना आए, यानी हॉरिजेंटली में ना आए बल्कि वर्टिकली में आए, तो वर्टिकली डायरेक्शन में वो ना वो हीट पास करेगा ना इलेक्ट्रिसिटी का पास करेगा। अगर करेगा भी तो थोड़ी मकदार में करेगा, मैग्नीट्यूड में फ़र्क आएगा। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक क्यों है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्शन से ताल्लुक़ क्यों है। तो जवाब है जी कि इनकी ख़ास अरेंजमेंट होती है, और ख़ास अरेंजमेंट इन्हें एक साइड से कोई भी प्रॉपर्टी करने देती है। जैसे लाइट का पास होना, एक साइड से लाइट को पास होने देगी और दूसरी साइड से पास नहीं होने देगी, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट उनको अलाउ नहीं कर रही है अंदर की। तो ये इसका जवाब। तो शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर 2 हो गए। नंबर 3 में जाते हैं। गिव द रीज़न दैट मेटालिक क्रिस्टल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट आयनिक क्रिस्टल्स आर नॉट। तो स्टूडेंट आपको पता है कि मेटालिक क्रिस्टल जो होते हैं इनके अंदर एटमों के इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं, फ्री मूव कर रहे होते हैं लेटस के अंदर। तो ज़ाहिर है वो फ्री मूव कर रहे हैं तो वो तो बिजली कंडक्ट करेंगे ना, गुड कंडक्टर होंगे, और हीट को भी कंडक्ट करेंगे। लेकिन अब आप आ जाएँ जी आयनिक क्रिस्टल में। तो आयनिक क्रिस्टल जो है वो ये काम नहीं करेंगे।
इसलिए कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे। उनके अंदर तो आयंस होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका हो गया जवाब। तो आयनिक में आ जाएं कि जो नहीं करते बिजली को पास या हीट को, तो वो सोडियम क्लोराइड है, और जो पास करते हैं अच्छे कंडक्टर हैं मेटालिक में आ जाएं तो वो कॉपर है और मेटल, ये इसकी मिसालें बन जाएंगी। तो ये शॉर्ट जी आपके पास हो गया नंबर 3। अब जाते हैं नंबर 4 की तरफ। 4 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड। मेरा ख्याल है ये हर वो स्टूडेंट जिसने चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, सुना हुआ है, उसको कम से कम पता तो है कि एमार्फस सॉलिड कौन सा है और क्रिस्टलाइन कौन सा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड उसे कहते हैं जिसकी ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होती है, एजेस होते हैं, प्लेन्स होते हैं, एंगल्स उनके दरमियान होते हैं, सरफेसेस होती हैं, और फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है लाइक सोडियम क्लोराइड। और एमार्फस सॉलिड जो है इसमें ये तमाम बातें नहीं होती, यानी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, एजेस नहीं है, एंगल्स नहीं है, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, जैसे हम कहेंगे एमार्फस सॉलिड। और एमार्फस सॉलिड की मिसाल शीशा या ग्लास जिसे कहते हैं। इसके अलावा और बेशुमार एग्जांपल हैं, बटर है, रबड़ है, एट्सेट्रा। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की मिसाल सोडियम क्लोराइड। इन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर तरतीब से बना है जी तो फिर क्रिस्टलाइन है, और रैंडम बना हुआ है, तरतीब से नहीं बना हुआ पार्टिकल वैसे ही अंदर इकट्ठे हैं, तो फिर एमार्फस। पहले की मिसाल सोडियम क्लोराइड, दूसरे की मिसाल बेस्ट एग्जांपल ग्लास, शीशा, जहन में रख। तो ये चौथा हो गया जी नंबर 4। अब स्टूडेंट जाते हैं नंबर 5। जस्टिफाइड दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कहते हैं जी बताएं, जस्टिफाई करें, जस्टिफिकेशन दें, जवाब दें आपकी मेल्टिंग पॉइंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प होता है क्यों। तो जवाब है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड की ख़ास अरेंजमेंट होती है, और जब टेम्परेचर आप उसको दें, गर्म करें, तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि ख़ास टेम्परेचर पे उसकी अरेंजमेंट टूट जाती है, तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन ये एक फ़िक्स टेम्परेचर होगा, ना आगे ना पीछे, तो फिर हम इसको कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड की मिसाल ले लें। सोडियम क्लोराइड जो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके मेल्ट होगा, यानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इसे पता ही नहीं होगा, बिल्कुल वैसे का वैसे पड़ा होगा। 801 यूँ ही होगा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये फ़ौरन असम्बली अपनी तोड़ के सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि फ़िक्स है 801, लिहाजा हम इसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो ये निशानी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की लाइक सोडियम क्लोराइड, जबकि एमार्फस सॉलिड की ये निशानी नहीं है। एमार्फस सॉलिड तो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे पिघलते रहते हैं। मसलन मक्खन को अगर आप गर्म प्लेट पे डाल दें तो पिघलना शुरू हो जाता है, काफ़ी देर वो पिघलता रहता है, तो उसको फिर हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहते। तो ये नंबर 5 था। अब आते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 में अगर आप देखें तो व्हाट इज़ द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? तो आपने मेरे साथ ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़ाहिर पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर ही पढ़ा हुआ है। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी 10 हमारे पास वाइट भी है, 10 ग्रे भी है, लेकिन 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना वो वाइट होगा ना ग्रे होगा, बल्कि दोनों का मिक्सचर होगा, यानी दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर रही हैं। तो 13.2 10 के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। ये इसकी एग्जांपल भी दे दी और आपको जवाब भी दे दी, मिसाल भी दे दी। अब नंबर 7 पे आएंगे। एक्सप्लेन दैट आइसोमॉर्फिक substances have usually same atomic ratio। ये नंबर 7 है। एक्सप्लेन आइसोमॉर्फिक substances have usually same atomic ratio। कहते हैं जी आइसोमॉर्फिक सब्सटेंस जो है उनकी एटॉमिक रेशियो सेम होती है। बिल्कुल ठीक है जी। लाइक MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड NaF सोडियम फ्लोराइड, दोनों में आप देखें तो 1:1 आती है। NaF यानी एक सोडियम एक फ्लोरीन, तो 1:1 आएगा। और MgO यानी एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, तो दोनों में एटॉमिक रेशियो क्या है? सेम है।
और दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, ये आइसोमॉर्फिज्म को शो करते हैं। तो सेम एटॉमिक रेशो भी हो गई और मिसाल भी हो गई। नंबर 8 पे जाते, गिव द रीज़न दैट कोवलेंट क्रिस्टल्स आर हार्ड। कहते हैं वजह बताएं कोवलेंट क्रिस्टल हार्ड होते हैं, क्यों होते हैं भाई हार्ड। एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर सॉफ्ट, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, क्यों। तो अब जो आप सुन लें, कोवलेंट क्रिस्टल हार्ड होते हैं, पहले इस पर बात करें। कोवलेंट क्रिस्टल हार्ड हैं, ज़ाहिर है अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, तो उन्होंने हार्ड होने। तो बेस्ट एग्जांपल कोवलेंट क्रिस्टल की डायमंड है, जो दुनिया का हार्डेस्ट नोन एलिमेंट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए वो हार्ड है, सख्त है, रिजिड है। तो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जवाब ये है। और अब दूसरे की तरफ जाते हैं जी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर सॉफ्ट, कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल नरम क्यों होते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इसलिए नरम होते हैं कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक कोवलेंट, लाइक आयनिक बॉन्ड ये नहीं होते, बल्कि वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। तो वो तो बहुत कमज़ोर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो सॉफ्ट होते हैं। अब इसमें एग्जांपल में आए तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है ये क्रिस्टल की बेस्ट एग्जांपल जो आपको एकदम समझ आएगी तो वो आइस है, बर्फ़। अब आइस को आप देखें तो ज़ाहिर है ये नरम है, सॉफ्ट है, एकदम मेल्ट हो जाती है, हल्का सा टेम्परेचर मिला मेल्ट होगी, इसे हम कहते हैं कि सॉफ्ट है। इसलिए कि इसके अंदर वंडरवाल फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है नहीं है। वंडरवाल फोर्सेस कौन सी हैं, तो आइस के अंदर जो वंडरवाल फोर्सेस हैं इनका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहाँ पे वंडरवाल फोर्सेस आएंगी तो वो तो वीक होती हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आएंगे कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड तो वो तो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो वहाँ पे आप देखेंगे चीज़ रिजिड बनेगी, जिस तरह डायमंड रिजिड है, सख्त है। और इस तरह मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो है इसमें चूँकि वीक फोर्सेस हैं, वंडरवाल फोर्सेस, तो लिहाजा फिर ये नरम होगा या सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट से मुराद यहाँ पे ये होगा कि जल्दी पिघल जाएगा, जैसे बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है। स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूज नहीं होना कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आइस की एग्जांपल दी है तो उसमें वंडरवाल फोर्स है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग है, ये बात नहीं। क्योंकि ये तो मुकाबला वंडरवाल फोर्सेस के अंदर अपना है। 3 है जी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एक डाइपोल है, और एक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। उनकी तीनों का आपस में अलग मुकाबला है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। तो लिहाजा हम कहेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो है इसके अंदर तो वीक फोर्सेस होती हैं, वंडरवाल फोर्सेस, लिहाजा ये सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल जिससे इस पर मैंने ज़्यादा टाइम दे के आपको समझा दिया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नंबर 9 है जी, डिफाइन लेटस एनर्जी एंड गिव एग्जांपल। लेटस एनर्जी किसे कहते हैं और इसकी मिसालें ने। अब लेटस एनर्जी स्टूडेंट आपको पता है, जब सोडियम आयन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन आपस में मिलते हैं और NaCl बनता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड की एक बड़ी लार्ज अरेंजमेंट बनती है, असम्बली बनती है। इस असम्बली को हम लेटस या क्रिस्टल लेटस या स्पेस लेटस भी बोलते हैं। तो जब ये आयन मिल के आपस में बड़ी अरेंजमेंट क्रिस्टल लेटस बनाएंगे, यानी नमक का क्रिस्टल बनाएंगे, साल्ट का, या उसकी डली बनाएंगे नमक की, तो ज़ाहिर है वो लेटस बनेगी। तो उस वक़्त एनर्जी खारिज होगी, रिलीज़ होगी, निकलेगी। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटस एनर्जी। अब स्टूडेंट समझ आ गई होगी कि सोडियम क्लोराइड जहन में लें तो उसमें सोडियम आयन बेशुमार और क्लोराइड आयन बेशुमार जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, और फिर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, बड़ी क्रिस्टल बनाएंगे, तो उसको हम लेटस बोलेंगे। और जो एनर्जी इस वक्त रिलीज़ होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वजह से, इसको हम बोलेंगे लेटस एनर्जी। तो ये भी होगी। तो स्टूडेंट याद रखना, लेटस एनर्जी की 2 तरीक़ों से आपने डेफिनेशन करनी होगी। एक, जब ये लेटस यानी नमक की डली या क्रिस्टल बन रहा हो तो एनर्जी खारिज होगी, वो लेटस एनर्जी है। और एक वो, जब 1 मोल लेटस बना हुआ हो उसको हमने तोड़ना है तो फिर एनर्जी लगेगी, एंडोथर्मिक होगा, उसको भी लेटस एनर्जी बोलेंगे। मिसाल सुन लें, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल क्रिस्टल लेटस जब बनता है तो 787 किलो जूल एनर्जी निकलती है, रिलीज़ होती है। माइनस का मतलब 7 माइनस लगाते हैं, -787, तो ये फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस का इशारा है। तो ये एनर्जी निकलती है, इसको लेटस एनर्जी कहते हैं। लेकिन अब 1 मोल क्रिस्टल लेटस सोडियम क्लोराइड का बना हुआ है, इसको हमने तोड़ना है और फिर आयन बनाने हैं तोड़ के, तो फिर जितनी एनर्जी निकली है इतनी ही दोबारा लगेगी।
यानी 787 किलो जूल निकली है, अब 787 किलो जूल उसमें लगेगी एनर्जी। तो पहले एक्सोथर्मिक था, दूसरा एंडोथर्मिक हो जाएगा। पहले के साथ साइन कन्वेंशन नेगेटिव लगा था -787, तो इसके साथ हीट के साथ प्लस आएगा, +787। माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक एनर्जी निकलती है और प्लस का मतलब है एंडोथर्मिक की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लेकिन ये एनर्जी दोनों केस में कहलाई जाएगी लेटस एनर्जी, कि एक में हम लेटस बना रहे हैं तो लेटस फॉर्मेशन एनर्जी बन जाएगी, एक में हम 1 मोल क्रिस्टल लेटस सोडियम क्लोराइड की तोड़ रहे हैं तो इससे लेटस डिसोसिएशन एनर्जी बोली जाएगी। वैल्यू दोनों केस में किसी एक कंपाउंड के लिए बराबर होगी। तो ये आ गया जी हमारे पास लेटस एनर्जी के बारे में। अब आते हैं जी नंबर 10 पे और लास्ट वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट मेरे साथ आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो क्या है और आइसोमॉर्फिज्म क्या है। स्टूडेंट आपकी खुशकिस्मती है कि इस वक्त आप क्लास में नहीं है, वरना अगर क्लास में होते तो डेफिनेटली मैंने आपको कहना था कि खड़े हो जाइए और बताएं आपने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा हुआ है और आइसोमॉर्फिज्म भी पढ़ा हुआ है, तो मैंने आपसे पूछना था। लेकिन पहले भी मैंने पढ़ाया, दोबारा जवाब भी मैं ही दे रहा हूँ, तो आपने सिर्फ गौर से इसे सुनना है और फिर इसको आपने याद रखना। पहला आ गया जी पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म जो है, बल्कि पहले आइसोमॉर्फिज्म को डिस्कस करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म, आइसो का मतलब है जी सेम और मॉर्फ का मतलब होगा मॉर्फ, फॉर्म, सेम फॉर्म वाले, इसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब सेम फॉर्म वाले से क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले हमने NaF की मिसाल मैंने पढ़ाई, फिर MgO की मिसाल पढ़ाई है। अब इसमें देखें सोडियम 1 है और फ्लोरीन 1 है, 1:1 है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड में नीचे देखें मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, 1:1 है। तो दोनों में 1:1 आ रही है, तो ये आइसोमॉर्फिक हैं और ये आइसोमॉर्फिज्म को शो कर रहे हैं। अब इनमें आप देखें तो ख़ास बात क्या है, दो मुख्तलिफ कंपाउंड है, सोडियम फ्लोराइड तो और है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और है, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ कंपाउंड है। दोनों की कोई प्रॉपर्टी आपस में नहीं मिलती, लेकिन दोनों जो फॉर्म बनाते हैं क्रिस्टल की वो फॉर्म एक जैसी होती है। इन दोनों की क्रिस्टल फॉर्म अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक आएगी, इन क्रिस्टल फॉर्म दोनों की अगर एक जैसी है तो एक जैसी आएगी। हालांकि कंपाउंड दोनों मुख्तलिफ हैं। हाँ अलबत्ता इनमें एक बात ज़रूरी जो है वो मुश्तरक है, कदर मुश्तरक है, वो ये है कि इनकी एटॉमिक रेशो सेम होती है, यानी 1:1। तो ये तो हो गया जी डिटेल से आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। स्टूडेंट पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं जब एक ही कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में आए, कंपाउंड एक हो लेकिन एक से ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म बनाए, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो आपने गौर से देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म एक दूसरे के उलट हैं। आइसोमॉर्फिज्म में मुख्तलिफ कंपाउंड एक जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाते हैं, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में आप आ जाएं तो फिर एक ही कंपाउंड मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाता है, दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। तो अब आपसे पूछा गया है जी कि डिफ्रेंशिएट करें, दोनों के दरमियान फ़र्क करें। तो मेरा ख्याल है जिसने लेक्चर को और से सुना है इस पॉइंट को, तो बिल्कुल अगर बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट भी है तो उसको भी समझ आ गई होगी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे फ़र्क है जी, ज़रा फिर देख लें। आइसोमॉर्फिज्म वो है जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड होंगे लेकिन क्रिस्टल फॉर्म एक जैसी बनाएंगे, और पॉलीमॉर्फिज्म ये है जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड नहीं होंगे, एक ही कंपाउंड होगा लेकिन वो शक्लें मुख्तलिफ बनाएगा। तो डेफिनेटली दोनों में बिल्कुल फ़र्क है, दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं, दोनों एक दूसरे का उलट हैं, और दोनों की एग्जाम्पलें जो हैं वो भी आपने डिटेल से पढ़ी हुई। तो स्टूडेंट it was all about the short question of chapter number 6 that was solid state। तो आपको नॉट ओनली यहाँ पे आपको रिकॉल हो गया होगा जी, दोबारा यादा हो गया, दोहराई भी होगी है, और मेरा ख्याल है जिन्होंने लेक्चर और से सुना होगा तो उनके तो ये टॉपिक तैयार भी हो गए होंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं इनके साथ अगर आप गौर से सुनेंगे तो फिर आपके लिए कनेक्टिविटी होगी, आपके लिए स्टूडेंट आसानी होगी। क्योंकि एक चीज़ का जब आप जवाब दे रहे होते हैं तो दूसरी चीज़ जो मांगी जाती है तो वो पहली चीज़ से उसका बड़ा ताल्लुक़ होता है, और थोड़ा सा चेंज करके हम उसको एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर तवज्जो नहीं आप करेंगे
तो ऐसा स्टूडेंट जो तवज्जो से नहीं सुनता, तो याद रखें उसके लिए हर क्वेश्चन जुदा 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 होगा, और जो और से सुनेगा तो उसको क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड नज़र आएंगे कि एक में से दूसरा क्वेश्चन निकल आता है और आधा जवाब तो पहले में हम दे चुके होते हैं, तो कुछ हिस्सा उसका दूसरे में हम बता देते हैं, इस तरीके से आगे। तो इसके लिए काम जो है, जो गौर से सुनता है उसके लिए काम आसान होता जाता है और शार्ट होता जाता है। ओके जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।